नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मेरे द्वारा जो 2 मार्कर हैं, 2 अंक के जो क्वेश्चन हैं उसकी भी एक सीरीज आपके द्वारा चलाई जा रही है, तो आपके लिए चलाई जा रही है, तो वो भी आपको क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे बच्चों। आज 4 चैप्टर, ठीक है, जो कि हमारा है रासायनिक बलगत की, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएँ, मैं फिर क्लास स्टार्ट करता हूँ। ओके बच्चों, सभी का स्वागत है एक बार पुनः। ठीक है, तो देखिए, जो कि रासायनिक बलगत की हमारे चैप्टर का नाम है, क्या है बच्चों? रासायनिक बलगत की हमारे चैप्टर का नाम है। उसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं यहाँ आपको कराने वाला हूँ। तो ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो एमपी बोर्ड में बहुत कई बार पूछा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है बच्चों। तो रासायनिक अभिक्रिया का दर, इसका मतलब ये होता है, आप यूँ समझें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो लगने वाला समय होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। याद रखिएगा, क्या होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर में, ठीक है, मतलब उसको संपन्न होने में जो समय लगता है उसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर। क्या बोलेंगे बच्चों? उसे हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर। ओके, तो यहाँ से हमें क्या बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं बच्चों। तो हमें 4 कारक बताना है। तो देखेंगे आप लोग, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कौन सा है बच्चों? सबसे पहला है अभिकारक का सांद्रण। किसकी बात हो रही है? अभिकारक। तो अभिकारक तो आप लोग जानते हो कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर A+V एरो C+D, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें A और B क्या है? A और B इसमें बच्चों क्या हो जाएंगे? ये अभिकारक हैं, आप जानते हो क्या है ये अभिकारक। तो पहला हमारा कौन सा है? अभिकारक का सांद्रण। तो इसको देखेंगे आप लोग, अभिकारक का सांद्रण। देखिए, अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने से अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। पहला कारक कौन सा है बच्चों? अभिकारक का सांद्रण। सांद्रण को आपको याद रखना है कि यदि हम मान लीजिए अभिकारक जो हैं उनकी सांद्रता को बढ़ा देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा? हमारी अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। ये पहला पॉइंट था बच्चों। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे कौन सा है? अभिक्रिया का ताप, टेम्परेचर। तो इसको देखेंगे आप, टेम्परेचर को, कि ताप बढ़ाने से क्या अंतर आता है। ठीक है ना। देखिए, सामान्य अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, किसकी बात हो रही है बच्चों? सामान्य अभिक्रियाओं की। अच्छे समझते हुए चलना आप लोग। सामान्य अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर में क्या हो जाती है बच्चों? वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है? ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से क्या होगा बच्चों? जो अणु हैं इनकी गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ जाता है। अब देखिए, प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि से अभिक्रिया की दर जो है वो दुगनी हो जाती है। ठीक है, इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कौन सी? कि यदि मान लीजिए हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की जो दर है, टाइम है, वो डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डबल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि ताप से क्या होता है बच्चों। यदि हम ताप बढ़ाते हैं किसी अभिक्रिया में तो उस अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और यदि मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दें तो अभिक्रिया की दर जो है वो दुगनी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो हमने कौन कौन सा पढ़ लिया? अभिकारक का सांद्रण और अभिक्रिया का ताप। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगला है उत्प्रेरक की उपस्थिति। कौन सा देखेंगे अब हम? अब हमें देखना है बच्चों उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक से क्या प्रभाव पड़ता है देखिए आप लोग। तो आप लोग तो जानते हो, यदि उत्प्रेरक धनात्मक होगा तो क्या करेगा? वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो देखिए, उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिक्रिया का संकीर्ण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। संकीर्ण ऊर्जा मैंने आपको बताई थी। देखेंगे, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है? अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा का मान कम हो जाता है, अतः अभिक्रिया की दर जो है वो परिवर्तित हो जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ से याद रखना आप लोग, यदि धनात्मक उत्प्रेरक होगा, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं? अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं। ये बात समझ में आ रही है? धनात्मक उत्प्रेरक हैं तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक हैं तो अभिक्रिया की दर को कम कर देंगे। तो हमने अभी तक कौन कौन से पढ़ लिए बच्चों? हमने पढ़ा अभिकारक का सांद्रण, ताप और उत्प्रेरक की उपस्थिति। ठीक है, और चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? चौथा पॉइंट है यहाँ से अभिकारक की प्रकृति। किसकी? अभिकारक की प्रकृति। तो देखिए, पहला और चौथा पॉइंट तो आप अच्छे समझ सकते हैं कि दोनों अभिकारक से संबंधित हैं। एक में अभिकारक का सांद्रण पूछा गया और एक में अभिकारक का नेचर या उसकी प्रकृति। तो देखिए, अभिकारक की प्रकृति किस प्रकार प्रभावित करती है अभिक्रिया की दर को। यदि अभिक्रिया में अभिकारकों के पुराने बंध टूट जाते हैं, मान लीजिए ये A और प्लस B दोनों अभिकारक हैं, इनके बीच में जो बंध हैं ये आसानी से टूट जाते हैं, तो क्या होता है? फिर नए बंध बनते हैं।
तब अभिक्रिया का वेग मंद होता है, मतलब स्लो होता है, ठीक है। किंतु अभिकारक अणु जितने सरल होते हैं, सिंपल होते हैं, उनमें क्या होता है, उतने ही कम बंध टूटते हैं। क्या होता है, उतने ही उनमें कम बंध टूटते हैं। और जब बंध कम टूटेंगे तो अभिक्रिया की दर उतनी ही कैसी हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। ये आपको अच्छे से याद रखना बच्चों। क्लियर हो गया कि नहीं, समझ में आ रहा पूरा? एक बार और डबल से देखिए। यदि अभिक्रिया में अभिकारकों के पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, तब अभिक्रिया का जो वेग है वो मंद होता है। किंतु अभिकारक अणु जितने सरल होते हैं उनमें उतने ही कम बंध टूटते हैं। अतः अभिक्रिया की दर उतनी ही कैसी हो जाती है, तीव्र हो जाती है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ बच्चों। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़े 4, कौन कौन से थे, एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग। अभिकारक का सांद्रण, ठीक है, ताप, उत्प्रेरक की उपस्थिति और अभिकारक की प्रकृति। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अब, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, कौन सा रहेगा हमारा, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, देखिए बच्चों कि दर नियम, आपको एक द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम बताया मैंने। कौन सा नियम, द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम में आप लोग जानते हो अभिक्रिया की जो दर है वो क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है बच्चों, आपको बताया था मैंने द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। उसमें क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की दर होती है वो क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे दर नियम का मतलब है द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। ठीक है, दर नियम में जो व्यक्ति क्रिया कारक होते हैं इनकी सांद्रताओं पर लगे घातों के योग को किसी भी अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो आपको सिंपल भाषा में समझना है बच्चों कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। इसको अच्छे समझिए, अभिक्रिया की कोटि क्या है, समझना। जो क्रिया कारक हैं बच्चों, इनकी क्रिया कारकों की जो सांद्रताएं होंगी, इन सांद्रताओं की जो घातें होती हैं उनका जो योग होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि। जैसे यहाँ देखो, ये मान लीजिए हमारा A+B, ये मान लीजिए हमारे क्या है बच्चों, ये हमारे क्रिया कारक हैं। और ये यदि हम इनको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो ये इनकी सांद्रता हो जाती हैं। तो यदि यहाँ पर ये 2 लिखा है तो ये एक की क्रिया कारक की सांद्रता की घात कितनी, 2। और यहाँ पे मान लीजिए 1 है तो इनकी घातों का जो योग होगा, जैसे इनकी घातों का योग 3 होगा तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 3। बात समझ में आ रही है। तो अभिक्रिया की कोटि का बच्चों सीधा सा मतलब होता है जो क्रिया कारक होते हैं उनकी सांद्रताओं पर लगे जो घात हैं, पावर है, उनका जो योग होता है उसे हम अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलेंगे अभिक्रिया की कोटि। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझना कि अभिक्रिया की कोटि का सीधा सा मतलब क्या होता है बच्चों, क्रिया कारकों की सांद्रताओं पर लगे घातों का जो योग होता है उसे हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। देखिए, यह एक प्रायोगिक राशि ही होती है। कैसी होती है बच्चों, यह एक प्रायोगिक का मतलब होता है प्रयोग द्वारा सिद्ध करने वाली, ठीक है, जो प्रयोग अवस्था पर निर्भर करती है। अब एक एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ से यह क्या लिखा है बच्चों, NH4NO2। अब इसमें हमने क्या किया, इसको हमने N2 और 2H2 में टूट गई है। अब यहाँ से देखो इसकी अभिक्रिया की दर निकालेंगे बच्चों, तो अभिक्रिया की दर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से K, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अभिक्रिया की दर। तो अभी यहाँ से क्या हुआ, देखो मान लीजिए ये इसकी सांद्रता है और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 माना जाता है। क्या है, 1। तो यहाँ इसकी घात कितनी है, 1। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया अभिक्रिया की दर, ये पूरा फार्मूला, और यहाँ पे जो 1 हमने पावर में लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि कितनी बच्चों, अभिक्रिया की कोटि का मतलब हो गया 1। आप समझना सिंपल सा है कि यहाँ पर आप जानते हो जो क्रिया कारक लिखे होते हैं बच्चों, उनकी जो घात होती है वो सीधी सीधी अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए इसको कि अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कैसे करते हैं। अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए, इनको देखो आप। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, H2+I2, क्या लिखा है आप देख पा रहे हैं, H2+I2 बराबर क्या हो गया हमारा, 2HI। क्या बन गया, 2HI। अब यहाँ देखो हमारे अभिकारक कौन कौन से, H2 है और I2 है। अब चूंकि यहाँ पे घात नहीं दी, तो अगर नहीं दी तो कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी, 1। तो यहाँ पे अभिक्रिया की दर मतलब हमने दर नियम लगा दिया, तो बराबर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे K और ये H2 और I2। देखो जैसे ये H2 है ना बच्चों, समझना, अगर ये ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन की सांद्रता। ठीक, यदि मान लीजिए I2 लिखा है और ये ब्रैकेट लगा है, ये I2 की सांद्रता, और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो अभिक्रिया की दर बराबर क्या हुआ हमारा, कि H2+I2। अतः अभिक्रिया की कोटि, तो देखो जहाँ H2 के ऊपर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा यहाँ, और यहाँ I2 के ऊपर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा।
तो अभिक्रिया की कोटि क्या हुई 1 + 1 इक्वल कितनी हो गई 2। अभिक्रिया की कोटि का सीधा सा मतलब है बच्चों जो क्रिया कारकों की सांद्रताओं के घातों का योग, क्रिया कारकों की सांद्रताओं की घातों का योग। तो यहाँ पे कि 2 क्रिया कारक थे, दोनों पर 1-1 घात थी, तो इसलिए यहाँ पर इस पूरे फार्मूले में अगर कोई पूछता है आपसे कि इस अभिक्रिया में आपको बताना है कि अभिक्रिया की कोटि कितनी है, तो इसमें अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी बच्चों 2। ये हमारा पहला उदाहरण था, और समझिए आप लोग, है ना। चलो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पूरा। काफ़ी अच्छी चीज़ें लेकर आया हूँ, तो बताइए समझ में आ रहा है। ओके बच्चों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें यहाँ से अब सेकंड अगला उदाहरण देखिए आप लोग। अब रिएक्शन क्या दी है बच्चों, यहाँ से ये आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से क्या लिखा है 2NH3, क्या लिखा है 2NH3 अमोनिया, है ना, प्लेटिनम की उपस्थिति। तो यहाँ से क्या बना बच्चों N2 + 3H2। इसको ऐसा अपोजिट कर देंगे तो अमोनिया बनाने की हेबर विधि हो जाती है, जानते हो आप। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ क्या लगा है, ये 2 लगा है, क्या लगा बच्चों, ये 2। तो इसमें हम जब अभिक्रिया की दर का नियम लगाएंगे तो ये के यहाँ पे स्थिरांक होता है, तो NH3 यहाँ पे NH3 और ये जो 2 है ये चले जाएंगे पावर में, तो ये 2 कहाँ चले गए बच्चों, पावर में। तो अब आप खुद बता सकते हो कि इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी लगी है 2। तो पावर जितनी होती है वो कहलाती है अभिक्रिया की कोटि। क्या कहलाएगी बच्चों, वो कहलाती है अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अब इसमें आप देख सकते हो NH4NO2 N2 + 2H2O। तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे पावर 1 मानी जाएगी, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, समझ में आने लगा। चलिए एक एग्जाम और देखते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए आप, अब यहाँ पे क्या है बच्चों 2NO, तो यहाँ पे ये 2 कहाँ जाएंगे, ये 2 ये पावर में जाएंगे, ध्यान रखना। और O2 तो यहाँ पे आप लोग जानते हो ये नहीं जाएंगे, जब आगे संख्या होती तब जाती है, तो इसकी अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 3। तो रिएक्शन के बाद क्या हुआ बच्चों, यहाँ से 2NO2 क्या हो गया 2NO2। इसमें हमने दर नियम लगा दिया, तो अभिक्रिया की दर बराबर क्या हुआ K, और ये NO जो था इस NO को हमने यहाँ पे लिखा, और ये जो 2 थे ये 2 कहाँ गए बच्चों, ये पावर में आ गए। इस O2 को हमने ऐसा लिख दिया, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो 1 यहाँ पे 2 आ गए और 1 यहाँ पे 1 आ गया। तो अभिक्रिया की कोटि बराबर 2 + 1 इक्वल कितना हो गया बच्चों हमारा 3। तो यहाँ से अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या हो जाएगी 3। क्लियर हो गया। अब देखो, अभी एक चीज़ यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये कुछ रिएक्शन है, इनको भी आप देख सकते हैं। कुछ प्रथम कोटि की अभिक्रियाएँ निम्न प्रकार की होती हैं। तो यहाँ से देखो आप, तो जैसे N2O5 प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मतलब इनकी अभिक्रिया कोटि 1 होगी, है ना। तो यहाँ से N2O5 कुछ नहीं है, तो अभिक्रिया की दर का नियम लगाएंगे तो यहाँ पे घात 1 होगी, इसलिए अभिक्रिया कोटि 1। H2O2 वाले में भी 1 आ जाएगा, यहाँ से O3 है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, N2O5 वही है तो इसमें भी 1 आ जाएगा। तो ये सब क्या थी, ये हैं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएँ। क्या है बच्चों, ये प्रथम कोटि की अभिक्रियाएँ। क्लियर तो हो रहा होगा आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने कौन सा पढ़ा था, अभी आपने पढ़ा था शून्य अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि का मतलब होता है क्रिया कारकों की सांद्रताओं की जो घातों का योग होता है उसे हम अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। अब यहाँ से पूछा है आपसे बच्चों कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, क्या बताना है आपको, आपको बताना है शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या बताना है बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो इस शून्य कोटि की अभिक्रिया को आप देखें, शून्य कोटि की अभिक्रिया का सीधा सा मतलब होता है बच्चों कि अभिक्रिया की कोटि का बराबर या तो 0 आ जाएगी, या फिर हम ये कह सकते हैं जो क्रिया कारक होते हैं उनकी सांद्रता की जो घातों का योग है वो 0 के बराबर होता है, या क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी। देखो, यदि किसी अभिक्रिया का वेग मतलब अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। सिंपल सी बात है, आप तो यही याद रखो, किसी भी अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया का वेग है, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। देखो, यदि यहाँ पर लिखा होता कि एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे हम बोलते प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यदि यहाँ पर लिखा होता बच्चों कि 2 अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है तो द्वितीय कोटि की। ठीक है, यदि यहाँ पर लिखा होता 3 अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगा तो तृतीय कोटि की। चूंकि अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता तो अभिक्रिया जो है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाएगी वो, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार और परिभाषा पढ़िए, यदि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं होता तो अभिक्रिया जो है बच्चों वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। और यहाँ पे देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्रिया कारकों का जो सांद्रण है समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं, इस उदाहरण से समझिए आप इसको।
देखो जैसे यहाँ पे दिया है मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अमोनिया का अपघटन जो है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अब इसको यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, ये 2NH3 तो N2 और H2, अब दर बराबर यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ से आप देख रहे हैं, अब यहाँ से समझना, अगर यहाँ पे ये 0 लगी है, क्या लगी है बच्चों, ये 0, तो पावर चूंकि यहाँ पर क्या है 0, मतलब अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, शून्य। तो ऐसे हम कहेंगे बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या कहेंगे ऐसे हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए जल्दी से एक अंतर देख लीजिए, क्वेश्चन आता है बार बार। यहाँ से 2 अंतर बहुत फेमस है इस चैप्टर से, याद रखिए दोनों अंतर में से भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन है अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि में आपको अंतर लिखना है। किसमें, अणु संख्यता में और अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर होगा, तो चलिए देखते हैं हम। पहला अंतर क्या है, देखिए अणु संख्यता की परिभाषा, किसी अभिक्रिया में वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं इनकी अणुओं की संख्या को हम अणु संख्यता कहते हैं। तो देखो अब सबसे यहाँ से एक नई चीज़ आई है, वेग निर्धारक पद। तो यदि मान लीजिए आप बच्चों समझना कि यदि ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया है जो एक से अधिक ज़्यादा पदों में संपन्न होती है, ठीक है, एक से ज़्यादा अधिक पदों में, तो जिस पद में सबसे धीमी गति से अभिक्रिया होगी उसे हम बोलेंगे बच्चों वेग निर्धारक पद। क्या बोलेंगे, वेग निर्धारक पद। और उस वेग निर्धारक पद में जो भाग लेते हैं, लिखा है ना, वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं उनके अणुओं की संख्या को हम बोलते हैं अणु संख्यता। क्या बोलते हैं, अणु संख्यता। और अभिक्रिया की कोटि तो आप लोग अभी देख ही चुके हो। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी बच्चों, अभिकारकों के अणुओं की वह संख्या जिसकी सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया वेग निर्धारित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बच्चों अभिक्रिया की कोटि। ठीक है ना। चलिए अगला अंतर देखिए, नेक्स्ट अंतर जो दिया है वह है यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के सदैव बराबर होता है। बिल्कुल सिंपल सा क्या दिया बच्चों, यहाँ पे सेकंड है, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या की सदैव बराबर होती है। इसमें देखिए यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के सदैव बराबर नहीं होती। ठीक है। नंबर 3 देखिए, यह सदैव कैसे होती है, पूर्ण संख्या होती है, कभी शून्य या ऋणात्मक नहीं होती। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अणु संख्यता। तो अणु संख्यता कैसी होती है, सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, यह कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होती, जबकि यह भिन्न शून्य अथवा पूर्ण संख्या भी हो सकती है। क्लियर हो गया। अणु संख्यता सदैव पूर्ण संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की जो कोटि है ये भिन्न में भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और पूर्ण संख्या भी हो सकती है। ठीक है। और नंबर 4 वाला पॉइंट देखिए आप बच्चों, अणु संख्यता में यह अभिक्रिया की किसी पद में प्रयुक्त होने वाले अभिकारकों के अणुओं का बोध कराती है। क्या कराती है, यह अभिक्रिया की किसी भी पद में प्रयुक्त होने वाले अभिकारकों के अणुओं का बोध कराती है, जबकि इसमें क्या है, यह एक प्रायोगिक संख्या है। कैसी है, यह एक प्रायोगिक संख्या है तथा अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट, इनको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सा है, देखिए अब आपको बताना है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। देखो यदि आपने इस चैप्टर से ये दोनों अंतर भी याद कर लिए तो डेफिनेटली आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। हमेशा अथवा में एक अंतर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये डेफिनेटली तय है। इसके पहले का अंतर आपने कौन सा पढ़ा था, अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर, और एक आपने कौन सा पढ़ा बच्चों, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। तो अब हम जो पढ़ेंगे इसे है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक। ध्यान रखना दोनों में अंतर में से एक अंतर आता ही है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ से अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक। समझिए क्या होता है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक। तो अभिक्रिया की दर को मैंने आपको बताया था, सिंपल सा मतलब है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने में जो समय लगता है उसे हम बोलते हैं अभिक्रिया की दर। इसकी परिभाषा देखिए, यह इकाई समय अंतराल में, मतलब एक समय निश्चित में, अभिकारकों की सांद्रता में होने वाली कमी या क्रियाफल की सांद्रता में होने वाली वृद्धि है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर। बात समझ में आ रही है, क्या है, यह इकाई समय अंतराल में अभिकारकों की या तो सांद्रता में क्या होती है, कमी हो जाती है, या फिर क्रियाफल मतलब उत्पाद जो होती है उनकी सांद्रता में वृद्धि होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर। ठीक है। दर स्थिरांक देखिए, यह वेग नियम में समानुपाती स्थिरांक है। क्या है बच्चों, याद रखिए, यह वेग नियम में समानुपातिक स्थिरांक है जिसका मान क्रिया की दर के बराबर होता है, जबकि अभिक्रिया या अभिकारकों की सांद्रता एक इकाई होती है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे बच्चों दर स्थिरांक। ठीक है। सेकेंड वाला पॉइंट देखें आप लोग,
ठीक है, इसका मान अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। दर स्थिरांक क्या होता है बच्चों, इसका मान जो है अभिकारकों की ठीक है अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर क्या हो जाएगा, निर्भर करेगा। ठीक है, इसका मान अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप लोग। अभिक्रिया की दर का मात्रक जो है मोल, लीटर या टाइम या समय होता है, जबकि दर स्थिरांक का मात्रक अभिक्रिया की कोटि बदलने पर क्या होता है बच्चों, बदल जाता है। ठीक है, और इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, लास्ट वाला पॉइंट नंबर 4 का। अभिक्रिया की सफलता के लिए अभिक्रिया की दर घटती है। अभिक्रिया की सफलता के साथ क्या होता है बच्चों, अभिक्रिया की दर जो है वो घटती है। इसका मतलब है जैसे जैसे अभिक्रिया कंप्लीट होती जाएगी अभिक्रिया की दर घटती जाएगी। और यहाँ पे क्या होता है, अभिक्रिया पूर्ण होने पर यह निर्भर नहीं करता, मतलब अभिक्रिया की सफलता पर यह निर्भर नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो ये दो अंतर आप अच्छे से कंप्लीट करके रखिएगा। आप लोगों में बिल्कुल तय कर लें कि इन दोनों में से एक अंतर आपसे पूछा जरूर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कौन सा बच्चों, अगला है आपको देखना है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। कौन सी बच्चों, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब होता है ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। देखें, ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश अथवा किसी अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों के कारण प्रेरित होती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, क्या होगा इसका आंसर, ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश अथवा किसी अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वारा प्रेरित होती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन विकिरणों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 2000 आर्मस्ट्रांग से कितनी होती है बच्चों, 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, तो प्रकाश रासायनिक क्रियाएं सिंपल सा मतलब है प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करना है बच्चों आपको, ये इनके कुछ उदाहरण भी हैं। ठीक है, SO2 + Cl2 यहाँ से आप देख पा रहे हैं प्रकाश की उपस्थिति है, तो क्या बनेगा SO2 Cl2, साथ में ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड है यहाँ पे, इससे क्या बन जाएगा, जल और ऑक्सीजन यहाँ से बेटा बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। साथ में ही जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।